नमस्कार सभी को। हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। इससे आगे हमने देखा था कि विकारी जो शब्द हैं वो भी और चार प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने जाना था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें से हमने संज्ञा, उसके भेद, इन सब को हमने देख लिया है। उससे आगे हमने ये भी जाना कि संज्ञा है वो लिंग, वचन, कारक इनसे प्रभावित होती है, किस प्रकार से प्रभावित होती है, वो सारी बातें हमने देख ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम की अगर हम बात करें तो ये देखिए आप, सर्व जोड़ नाम, यानी सर्व का अर्थ होता है सभी का, नाम का अर्थ है नाम, यानी कि सब का नाम। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सब का नाम, सब का नाम। और एक बार हम सर्वनाम की परिभाषा और देख लेते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए आप, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। हमने जाना कि सर्व जो नाम है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सब का नाम। इससे आगे हमने देखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जब हमने संज्ञा को पढ़ा था तब हमने जाना था कि संज्ञा, इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम है। शाब्दिक अर्थ क्या देखा था? नाम है। इसका मतलब क्या हुआ? और हम यहाँ देख रहे हैं सर्वनाम, इसका अर्थ क्या है? सब का नाम, यानी कि जो सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो सके उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और आइए एक उदाहरण देखते हैं और फिर उसको समझते हैं। इसलिए देखिए, रवि अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, लड़का है। वह होशियार भी है, वह होशियार भी है। यहाँ हमने देखा कि रवि अच्छा लड़का है, वह, ये जो वह जो शब्द है ना, ये हम देख रहे हैं कि रवि जो है उनके स्थान पर आया है। और यहाँ रवि क्या है? संज्ञा। रवि क्या है? संज्ञा। और इसी रवि के स्थान पर क्या है? वह शब्द। ये देखिए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वनाम है, ये क्या करता है? ये संज्ञा की पुनरावृत्ति है उसको कम करता है, या उसको संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है उसको रोकने का कार्य करता है। तो इस बात को आप समझना कि सर्व जो नाम है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका प्रमुख जो उद्देश्य वही है कि संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है उसको रोकना। अब अगर हम बात करें कि देखो परिभाषा जो दे रखी है ना, परिभाषा का अपना अलग उद्देश्य, ये और किसी भी विषय वस्तु के का जो स्वरूप है उसको व्यक्त करती है ना, और अपना जो सीधा सा जो मतलब है वो हर विषय वस्तु को समझना है। हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम वास्तव में है क्या, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, और ये किस प्रकार से और इनसे संबंधित प्रश्न वो परीक्षा में किए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्वनाम है ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और अब अगर हम बात करें कि सर्वनाम के भेदों की, ये देखिए कि सर्वनाम और ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को कितने प्रकार से कम करता है, इसी आधार पर इनके क्या हो गए? भेद हो गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, और इस आगे देखेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और अंत में हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सर्व जो नाम है इनके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कहने का मतलब हुआ कि सर्वनाम है वो संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है उसको 6 प्रकार से रोकने का प्रयास करता है। तो वो किस किस प्रकार से कैसे करता है ये सारी चीज़ें हम समझेंगे और यहीं से जो प्रश्न है वो परीक्षा में किए जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है यहाँ और सर्वनाम है वो 3 प्रकार से प्रयुक्त होता है, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। तो ये देखिए आप पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इनके और 3 भेद हैं। ये देखिए आप उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, इसी प्रकार से मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। एक बार हमें और पुरुषवाचक उनको समझना होगा, इसका सीधा मतलब क्या है। यानी कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इनमें हमें 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। एक तो बोलने वाला वक्ता, दूसरा श्रोता जो सुन रहा है, और तीसरा है जिसके विषय में बातें की जा रही हैं। तो जो बोल रहा है वक्ता वो तो क्या जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो क्या हो गया? उत्तम। आप लोग सुन रहे हैं ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और जिसके विषय में हम बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। तो यहाँ अगर परिभाषा की बात करें तो यानी कि बोलने, सुनने और जिसके विषय में बात की जाती है उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि बोलने वाला जो वक्ता है उनके स्थान पर कौन कौन से जो सर्वनाम है वो प्रयुक्त हो सकते हैं, सुनने वाले हैं उनके स्थान पर किस प्रकार के जो सर्वनाम है वो प्रयुक्त होते हैं, और जिसके विषय में हम बात करते हैं उनके स्थान पर और कौन से सर्वनाम है वो प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे मैं स्वयं के लिए अगर सर्वनाम का प्रयोग करूँगा है ना, तो क्या कर सकते हैं? जैसे एक वचन में करेंगे तो मैंने कहा ना, या मैंने सुना। तो एक वचन में तो क्या हो जाएगा? मैं। ये देखिए आप, एक वचन में तो मैं, और अगर बहुवचन में जैसे, और बहुवचन में अगर हम बात करें तो हमने ना, तो क्या हो जाएगा? हम। ये देखिए आप, तो यहाँ आप ध्यान रखिए उत्तम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इनमें मैं और मैं तो क्या हो जाएगा? एक वचन में, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम। इसी प्रकार से आप मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इनमें अगर देखेंगे तो सुनने वाले जो हैं उनके लिए हम और कौन से सर्वनाम हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, जैसे एक वचन की अगर हम बात करें तो तुम, ये देखिए तुम या फिर आप, तुम या फिर आप, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें अगर बहुवचन की अगर इसमें बात करें, ये तो क्या हो जाएगा? एक वचन में हो जाएगा। बहुवचन में ये देखिए तुम्हें, तुम्हें ये कार्य करना चाहिए ना, तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हम बात करेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये देखिए आप, अन्य पुरुषवाचक यानी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। तो इसमें आप देखिए अगर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो यहाँ या तो हम ये कर सकते हैं वह, है ना, कि वह नहीं आया ना, तो ये तो हो जाएगा एक वचन में। और अगर हम बहुवचन की बात करें तो वे लोग वहाँ क्या कर रहे हैं ना, तो ये देखिए आप। इसी प्रकार से अगर यहाँ एक वचन में यह शब्द का प्रयोग भी हो सकता है, ये है, ये निकटतम है ना,
उनके लिए होता है। और इसी प्रकार से अगर बहुवचन की बात करें तो ये इस प्रकार से हमने पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इनके एक उदाहरण के रूप में भी हम इनको समझेंगे। और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है ना, कई बार सीधा ही प्रश्न कर लेते हैं, तथ्यात्मक जो प्रश्न होते हैं है ना, और वहाँ सीधे फैक्ट होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम इसकी विशेषता के बारे में, इनके प्रमुखता, इसमें क्या क्या होता है ना, तो अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इनको प्रथम पुरुषवाचक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम पुरुषवाचक है ना, क्योंकि जैसे और प्रथम का नाम आएगा है ना तो आप सीधा टूट के ही जाऊंगा उत्तम पुरुषवाचक में ना, तो ये ध्यान रखना। अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसको प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और अब आप एक उदाहरण के माध्यम से इनको समझिए ना, तो ये देखिए आप, मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। यहां आप देख रहे हैं मुझे पता था है ना, तो मुझे का मतलब ये वक्ता बोलने वाला है, इसलिए ये क्या हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पता था कि तुम, ये देखिए आप, ये क्या है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, ये सुनने वाला है। और जिसके विषय में हम बात करें उसे नहीं बुलाएंगे, तो यहां आप देख रहे हैं ये उसे क्या है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये क्या हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ और अन्य जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें आप और भी ध्यान रखेंगे कि उसमें और उससे है ना, तो ये जो सर्वनाम है। और इसी प्रकार से और बहुवचन की अगर हम बात करें तो उनमें ये देखिए उन्हें या फिर उन्होंने, तो इन सर्वनामों का प्रयोग भी हो सकता है ना। और अन्य जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें देखिए आप, यहाँ हमने देखा आप है ना, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे एक वाक्य देखिए, हम यहाँ पर दो उदाहरण देखेंगे। इस विषय में आपकी क्या राय है, इस विषय में आपकी क्या राय है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस विषय में आपकी क्या राय है, तो यहाँ आप शब्द आ रहा है। इसी प्रकार से अन्य में देखिए, तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि है, हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं, आप संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान है। ये देखिए विद्वान है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आप और सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ आप इसमें देखिए, इस विषय में आपकी क्या राय है, तो यहाँ सीधा सा संबंध दिख रहा है कि ये और जो सुन रहा है ना, श्रोता है, उसके लिए आप शब्द है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो आप है ये तुलसी के विषय में है। तुलसी हिंदी के श्रेष्ठ कवि है ना, आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आप शब्द है ये तुलसीदास के स्थान पर आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये अंतर अगर आप समझ गए ना तो फिर आप अपना प्रश्न वो गलत नहीं करेंगे। और पिछले एग्जाम के अगर आप प्रश्न पत्र उठा करके देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो उदाहरण पूछे गए हैं वो एक तो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और फिर
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि निजवाचक जो सर्वनाम है, यहाँ जो निजवाचक सर्वनाम है इसमें भी आप सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो ये अंतर करना काफ़ी कठिन हो जाता है आप लोगों के लिए ना। तो कुछ भी कठिन नहीं होगा अगर आप प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ये आप है ना, ये किसी प्रकार इसको अच्छे से समझना है ना। आपकी जो बीमारी है ना वो ही ख़त्म करनी है, और अगर ये एक बार आपने अच्छे से उसको समझ लिया तो फिर विश्वास मानिए सर्वनाम में आपका प्रश्न है वो कभी गलत नहीं जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि आप है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है। आप जो शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पे ही आता है। और आप जो शब्द है, आप जो सर्वनाम है ये निजवाचक जो सर्वनाम है इसमें भी प्रयुक्त होता है, और तीनों में हमें अंतर करना है। अब तक जो हमने और उदाहरण जो देखे हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के देख लिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के देख लिए। अब हमारे सामने बात रहती है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, खुद के लिए, यानी जब आप सर्वनाम है वो स्वयं है ना, और स्वयं के बारे में बताए, स्वयं के लिए प्रयुक्त हो। जैसे वह अपना काम आप कर लेगा, वह अपना कार्य आप ही करेगा, आप ही करेगा। तो यहां जो आप शब्द है ना, ये क्या है, ये और वह जो शब्द है ना, इन के लिए ये नहीं वह कार्य स्वयं ही करेगा, या वह आपकी जगह हम खुद जो शब्द है या स्वयं जो शब्द है इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और हमने पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इनको देखा, और इनमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इनके विषय में हमने देखा। और साथ में हमने ये भी जाना कि आप जो सर्वनाम है ना इसमें, और आप जो सर्वनाम है इनमें किन किन प्रकार की भिन्नता जो पाई जाती है, और उनको हमने समझने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आप लोगों को आप सर्वनाम को लेकर किसी प्रकार का डाउट या कोई शंका आपके दिमाग में रह जाती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से अपनी शंका वो दूर कर सकते हैं। और प्रश्न जो आना है, चाहे वो रीट की एग्ज़ाम हो या एसआई की हो ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, प्रश्न यहीं से आना है। पीछे के आप पेपर एक बार देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न आता ना, आप जब और एग्जाम हॉल में रहते हैं उस समय आपकी जो मनोस्थिति है वो कुछ अलग रहती है ना। तो ये फैक्ट अगर आप पहले से आपने क्लियर कर लिए तो फिर आपके सामने किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। और अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो एक बार इनको हटा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे और निश्चयवाचक सर्वनाम। ये देखिए आप, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है और इनकी जो परिभाषा आप एक बार और एकदम शॉर्ट में देखिए कि जो सर्वनाम किसी निश्चित, ये देखिए, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की, और यहाँ आप कोष्टक में लिखिए समीप या फिर समीप या निकट हो जाएगा इसमें ना, और दूसरा ये दूरस्थ या दूर की ओर संकेत करें, की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने जाना कि ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर, है ना, वो वस्तु निकट है या फिर दूर है ना, उनकी ओर और संकेत करने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं ना, उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये देखिए ये कौन कौन से, ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए निश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम भी इनको कहते हैं। और इनमें जो मुख्यतः जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वे ये हैं, देखिए आप, वह इनका
बहुवचन में अगर हम बात करेंगे तो वे, इसी प्रकार से ये है, और बहुवचन की बात करें तो ये। अब यहाँ ये है और वह है, इनको देखते आपके मन में डाउट आ गया होगा, क्योंकि ठीक इन्हीं सर्वनाम को हमने और अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वहाँ पर भी हमने बात की थी कि अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उनमें भी और वह और यह है, ये सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। हाँ, तो ये सही बात है, वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन इन दोनों में जो मौलिक अंतर है ना, वो अंतर आपको समझना होगा। और ये मौलिक अंतर आप समझ गए तो फिर और किसी प्रकार का डाउट है वो नहीं रहेगा ना। तो यहाँ अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वहाँ पर यह है और वह है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और यहाँ पर ये संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये इन दोनों में मौलिक अंतर है। फिर भी आप अगर देखेंगे तो ये देखिए वह है, जैसे यहाँ एक वाक्य देखिए आप, वह राम का घर है, वह राम का घर है, ये देखिए आप, यहाँ वह राम का घर है ना। तो ये जो वह है ना, यहाँ निश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसमें वह और अंग्रेजी का ये जो डैट है, ये देखिए आप, और इसी प्रकार से ये है, ये अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, डीसी। और अन्य जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वहां पर जो ये वह है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अंग्रेजी का या तो आप यूँ माने ही है, ये देखिए, अगर पुल्लिंग है ना तब तो ही है, और स्त्रीलिंग है तो क्या है, शी है, स्त्रीलिंग है तो क्या है, सी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखना, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सर्वनाम से संबंधित कि सर्व जो नाम है वो लिंग से प्रभावित नहीं होते। लिंग है, आप ये नोट लगा के लिख लेना, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं और ये मिलेगा कि सर्वनाम है वो प्रभावित नहीं होता। तो ये आप लिखिए कि सर्वनाम है, ये सर्वनाम लिंग से प्रभावित नहीं होता, लिंग से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, नहीं होता है। तो यहां हमने देखा कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है, ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि वह और ये है, ये क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और उदाहरण के रूप में हमने देखा कि वह राम का घर है ना, या हम कह सकते हैं वे पक्षी हैं ना। तो ये ना, ये घर मेरा है, ये देखिए, ये है मेरा घर है, मेरा घर है। तो यहाँ पर यह जो है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इन दोनों का जो मौलिक अंतर है वो आपको समझना है। अब हम बात करेंगे आगे निश्चयवाचक, हमने देखा निश्चयवाचक, और अब हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ तो नाम से स्पष्ट हो रहा है अनिश्चित, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चित वस्तुओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या अनिश्चित जो वस्तु हैं उनके लिए प्रयुक्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो मुख्य रूप से ये देखिए, जैसे कोई, कुछ, है ना, किसी, तो ये जो है मुख्य रूप से ये आपको और सर्वनाम में मिलेंगे। और यहाँ हम एक दो उदाहरण देखेंगे ताकि उससे अच्छे से समझ सकें। तो जैसे ये देखिए, जैसे हम कोई गा रहा है, कोई गा रहा है, तो यहाँ कोई गा रहा है, ये तो इससे निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन गा रहा है, कोई गा रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि, या फिर अन्य में आप और देखिए, कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, तो यहाँ पर भी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि क्या गिरा है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण अगर आप देखेंगे तो और देख लो एक वाक्य यहाँ पे, जैसे किसी ने आवाज़ दी, ये देखिए, किसी ने आवाज़ दी है, किसी ने आवाज़ दी है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं किसी, कोई, कुछ,
इनसे निश्चित नहीं हो पा रहा है ना। तो जहाँ अनिश्चित सर्वनामों का प्रयोग होता है वो क्या होता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम में होता है। कहीं आपको और कई बार एक शब्द है वो भी मिल सकता है, लेकिन वहाँ उसका उत्तर है ना, एक जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उनको आपको ये समझना होगा कि वो निश्चित संख्या के रूप में नहीं हुआ, बल्कि अनिश्चित के। जैसे मान लो कि एक ने जवाब दिया है ना, अब यहाँ एक जो शब्द है वो किसी निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करा ना। हाँ, ये सत्य है कि उसने जवाब है वो एक की ओर से आया है। तो आप मुख्य रूप से या मौलिक रूप से आप जो ये तीन जो सर्वनाम है उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम में और आपको देखना है। जैसे एक आता है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, तो यहाँ पर भी निश्चित हो रहे कितने आ गए और कितने चले गए। तो इस प्रकार से अगर कहीं एक शब्द का प्रयोग होता है तो वो भी किस में आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये देखिए आप, और ये देखिए आप प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ तो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है ना कि जहाँ संज्ञा से संबंधित प्रश्न करने के लिए और सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पर भी आप मौलिक रूप से और इनको आप ध्यान में रखिए, जैसे कौन, किसे, कब, कहाँ। ये देखिए, तो जहां पर ये जो सर्वनाम कौन, किसे, कब, कहाँ ये आते हैं तो वहां पर निश्चित रूप से कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप लोगों के सामने जो दिक्कत आती है हम उसकी भी चर्चा करेंगे, है ना। किसी प्रकार डाउट है वो रखेंगे नहीं। पहले आप इनका एक उदाहरण देखिए, जैसे कौन आया है, कौन आया है, तो इसमें कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से देखिए, किसने कहा, तुम्हें किसने कहा। ये देखिए आप, तुम्हें किसने कहा। तो यहाँ और यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इनमें जो मौलिक अंतर है ना, कि कई बार और प्रश्न ही किया जाता है लेकिन हम वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि जिन प्रश्नों का उत्तर यस और नो में आएगा, यस और नो, अगर ये किसी भी प्रश्न का उत्तर है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये देखिए कि आप चाय पियोगे क्या, ये देखिए आप चाय लोगे क्या, यहाँ पर। और ये जो क्या है ना, इस प्रश्न को पढ़िए आप चाय लोगे क्या। तो आपका जो उत्तर है वो क्या रहेगा, या तो आप यस में उत्तर देंगे या फिर नो में। तो जहाँ जिन वाक्यों का उत्तर या जिन प्रश्नों का उत्तर यस और नो में आएगा वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तो इनमें आपको यही ध्यान में रखना है। बाकी और ये जो चार आपको देवे, कौन, किसे, कब और कहाँ, ये जहाँ भी आपको मिलेंगे वहाँ कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आपको अंतर केवल ये देखना है कि जो भी दिया हुआ है वाक्य, उसका उत्तर जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर यस और नो में न हो। अब हम बात करते हैं, और ये देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम से पहले आप और ये देखिए निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इससे पहले हमने अन्य जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वहाँ पर भी हमने यहाँ निजवाचक सर्वनाम का जिक्र किया था। यहाँ पर भी आप देखिए निज यानी कि ऐसे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इनमें आप देखिए, जैसे स्वयं, खुद,
इसी प्रकार से आप ना, श्रौत है ना। और ये देखो निज है ना, ये भी क्या है, सर्वनाम है। इसी प्रकार से अपना, अपनी और अपने, ये कौन से हैं, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर भी आप है ना, और एक उदाहरण आप देख लो, वह है स्वयं आ रहा है, वह स्वयं आ रहा है। तो यहाँ पर जो स्वयं है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। वह अपना कार्य खुद करेगा, है ना। तो यहाँ पर भी कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो सर्वनाम है वो आपको दिक्कत केवल ये आप में आएगी, क्योंकि आप जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है, और ये आपको निजवाचक जो सर्वनाम है उसमें भी प्रयुक्त होता है। तो इस आपको ही समझना है। आप शब्द जब स्वयं के लिए आ रहा है तो वहाँ निश्चित रूप से निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना। और आप शब्द जब श्रोता के लिए आ रहा है, जैसे हमने वहाँ पर उदाहरण देखा था कि इस विषय में आपकी क्या राय है ना, तो ये वक्ता से संबंधित बात हो गई ना। ये जो बात है वो श्रोता से है ना, इसलिए वहाँ पर आप शब्द क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जहाँ पर, और हमने एक उदाहरण और देखा था कि तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं, आप संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान हैं, तो वहाँ पर आप जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये जो आप है इसी को समझना है। और अब हम अंतिम जो सर्वनाम है, और ये देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ इतना सा ध्यान आप रखिए कि संबंधवाचक जो सर्वनाम है इसे नित्य संबंध सर्वनाम भी कहते हैं, नित्य संबंधी सर्वनाम भी कहते हैं, नित्य संबंधी सर्वनाम भी कहते हैं। संबंधवाचक जो सर्वनाम है ये ऐसे सर्वनामों के लिए प्रयुक्त होता है जो वाक्य के साथ और उपवाक्य जो होते हैं उनके साथ वो आ जाते हैं। तो ये देखिए, और इनमें आप देखेंगे जैसे जो, सो और वो, ये सर्वनाम है, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो वो आप जब सर्वनाम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने एक बात की थी संकेतवाचक जो सर्वनाम की, और वो हमने देखा था कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसी को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप वाक्य जब पढ़ोगे, है ना, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, वहाँ पर भी संकेतवाचक वाक्य होते हैं, है ना। और जो संकेतवाचक जो वाक्य होते हैं ठीक वही क्या संबंधवाचक जो संबंधवाचक जो सर्वनाम है इनसे संबंधित है ना। तो उनका संबंध यहाँ संबंधवाचक से, अर्थ जो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं, वहाँ पर हम संकेतवाचक जो वाक्य पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो परिश्रम करेगा वह सफल भी होगा, है ना। तो वहाँ क्या है, शर्त है, कंडीशन है ना, ये लागू है। तो वही बात यहाँ पर संबंधवाचक है। यहाँ पर एक जो सर्वनाम है उसका दूसरे सर्वनाम के साथ क्या है, संबंध है, इसी आधार पर ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसे आप उदाहरण देखिए, जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा, वह पास हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये देखिए, जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा, इसका मतलब जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा ना। तो यहाँ पर पढ़ना क्या अनिवार्य है। तो इस प्रकार से एक और सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध है। और तो आज की क्लास में हमने सर्वनाम है और उनके 6 भेद देखे, सर्वनाम से संबंधित हमने, और जो भी फैक्ट महत्वपूर्ण है उन सभी को एक एक करके हमने समझने का प्रयास किया। आज की क्लास आपको कैसी लगी तो वो आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात है वो ज़रूर पहुंचाना। इस क्लास को आप पूरे ध्यान से
ना, पूरे धैर्य के साथ, विश्वास के साथ देखिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सर्वनाम से संबंधित किसी प्रकार का जो प्रश्न है वो गलत नहीं जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।